मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आपसे फिर मुखातिब हूँ। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में। कुछ अपनी बात इसके पहले हो चुकी है, ठीक है। आज बात करते हैं भारतीय संदर्भ में विज्ञान और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में कैसा है, कब कैसा रहा है और इस समय कैसा है, ठीक है। मेरे पीछे आप एक ग्राफ देख रहे होंगे। ग्राफ के माध्यम से कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरफ देखिए आप, यहां पे लिखा डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, और नीचे की ओर लिखा हुआ टाइम पीरियड, समय अवधि, मतलब किसके समय कैसा कैसा विकास रहा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में भी आपने पूरे टाइम पीरियड को 3 फेज में बांटा होगा, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीनों कालों को मिला के देखते हैं अपन कि साइंस और तकनीकी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसा हुआ, कहां कहां पर ज्यादा था, कहां कम था, उसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे? यहां पे आप देखें, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल का ग्राफ है। यहां पे आप देखें साइंस और तकनीकी का विकास, विज्ञान और तकनीकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास बिल्कुल पीक पर था, चरम पर था। इस प्राचीन समय में बहुत सारे विद्वान हुए, नाम आपने सुने होंगे, ब्राह्मण हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, आचार्य सुश्रुत हुए। इन सब का योगदान इन साइंस टेक में बहुत ज्यादा था। तो ये प्राचीन समय भारत के संदर्भ में या भारतीय विकास के संदर्भ में काफी उन्नत समय था, क्योंकि यहां पर साइंस और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी बिल्कुल चरम पे थी। इसके बाद समय आगे बढ़ता गया, मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ, मध्यकाल स्टार्ट हुआ। अब यहां मध्यकाल जब स्टार्ट हुआ तो यहां पे बात करते हैं कि जो विदेशी आक्रांताएं, विदेशी जो आक्रमणकारी ये भारत में आने लगे। जब यहां पे भारत में आने लगे तो यहां पे उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाना शुरू किया या अपनी कला संस्कृति इनके ऊपर थोपना शुरू की। तो यहां पे आप देख पाएंगे, ये रेड वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मिडिवल पीरियड में यहां पे बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास बिल्कुल ना के बराबर था। क्यों? बाहर से लोग आते जा रहे थे। अब जब बाहर से लोग आते जा रहे थे तो वो यहां के लोगों को अपने हिसाब से चला रहे थे, क्योंकि यही पीरियड यहां से स्टार्ट हो जाता, कहां, जो गुलामी वाला पीरियड। अब चूंकि गुलाम बनाया जा रहा है तो सामने वाला यहां के लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा। तो इस पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास ना के बराबर हुआ है। अब चूंकि प्राचीन समय में बहुत ज्यादा था, एंशिएंट काल में साइंस टेक बहुत डेवलप था, मिडिवल पीरियड में इसका विकास बिल्कुल ना के बराबर हुआ। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, इसी मिडिवल पीरियड में, इसी मध्यकाल में ही कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर का विकास चरम पर हुआ। आर्ट और कल्चर, अच्छा, आर्ट और कल्चर के विकास के लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह हुआ कि साइंस कहां का साइंस होगा, जरा थोड़ी सी अपन बात समझते हैं। प्राचीन समय में तो एंशिएंट, प्राचीन कालीन भारतीय विज्ञान तकनीकी उन्नत थी। अब मध्यकाल में आके बिल्कुल ये फ्रीज सी हो गई, यहां पे इसका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर के लोग यहां पे आए तो बाहर के लोगों ने यहां के लोगों को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। तो यहां पे साइंस और तकनीकी का विकास उतना नहीं हो पाया। मगर इसी काल में आर्ट और कल्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल पीक पर था। ये कैसे संभव हो पाया? जरा गौर से आप देखें, यह मैंने डॉट डॉट करके एक रेड वाला ग्राफ बनाया है। यह रेड वाला ग्राफ ये बता रहा है एक्सोटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सोटिक बाहर से। अब जो लोग बाहर से आए, बाहर से आने पर ये अपनी कला संस्कृति और साइंस टेक्नोलॉजी भी साथ में लेकर आए। आर्ट और कल्चर तो साथ में आया ही, साथ में बाहर से जो लोग आए तो ये अपना क्या लेकर आए, साइंस और टेक्नोलॉजी भी साथ में लेकर आए। तो ये जो डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सोटिक साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। सामान्य भाषा हो सकती है बाह्य या विदेशी विज्ञान और तकनीकी से यहां पर विकास हुआ। क्योंकि यहां इस दौर में हुआ क्या, बाहर से जब लोग यहां पर आए और अपनी कला और संस्कृति को लेकर जब आए तो यहां पर उन्होंने बहुत सारे मकबरे बनवाए, महल बनवाए। बहुत बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर, ये चंदेल रूलर्स जो थे, चंदेल शासक जो थे, उन्होंने बनवाया था। अब जब उन्होंने बनवाया था तो चंदेल यहां कहीं बाहर से आए, या आपने बोला ताजमहल, बाहर से लोग आए, अब अपनी तकनीकी और साइंस वो लेकर आए, साइंस और टेक वो अपना लेकर आए, तो वहां से यहां पे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा विकास किया। तो ये मध्यकाल में
कला और संस्कृति का विकास बिल्कुल पीक पर था, बिल्कुल चरम पे था। तो इस समय कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर इंडिया में बहुत तेजी से पनप रहा था। इसका रीजन एकमात्र था कि एक्सोटिक साइंस और टेक, बाहर से लोग आए, अपनी तकनीकी और अपना विज्ञान लेकर आए और यहां पर उन्होंने विकास कार्य किया। मगर रेड डॉट जो आपको बता रहा है ये इंडिया का साइंस टेक है, तो यहां पर बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था, यहां पर बिल्कुल ही विकास देखने को नहीं मिला। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, मॉडर्न फेज में जैसे हम पहुंचे, आधुनिक समय में हम पहुंचे, लगभग अपनी बात मान सकते हैं कि यहां से अंग्रेजों को जाना शुरू हो गया था। विदेशी जो लोग आए थे उनका भारत से जाना शुरू हो गया था। अब जब भारत से जाना शुरू हो गया था तो हुआ यहां पर ये एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल में तो बिल्कुल पीक पर था, मेडिवल पीरियड फ्रीज हो गया साइंस टेक। मगर आगे चल के हुआ क्या, ये यहां पे जैसे पहुंचे तो यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एक निर्वात बन गया। निर्वात क्यों बन गया? क्योंकि प्राचीन साइंस और टेक यहां तक आते आते बहुत सारे लोग भूल चुके थे, या इनका साहित्य या इनकी किताबें बहुत सारी जलाई जा चुकी थी। सुना होगा आपने, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था, वहां भी आग लगाई गई। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते ये नॉलेज लगभग ना के बराबर हो गया। तो यहां पे आपको डिक्लाइन फेज देखने को मिलेगा। डिक्लाइन फेज का मतलब यह है कि यहां पे जो देसी तकनीकी है, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसका विकास आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। और जो यहां पे थी तकनीकी, यहां तक आते आते लोग भूल चुके थे, या उनके साहित्य या उनकी बुक्स किताबें जलाई जा चुकी थी। तो यहां पे डिक्लाइन फेज आपको देखने को मिलेगा। यहां आते आते 1947 का समय लगभग हो चुका था। इसका मतलब यहां पे आजाद हो चुके थे, आजादी मिल चुकी थी। अब सबसे पहला मुद्दा क्या उठा? आजादी हो चुकी थी 1947, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान चला गया। यहां पे सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली साइंस और टेक की, विज्ञान और तकनीकी समस्या। समस्या कैसी? कोई भी विकास कार्य करना है, कोई भी अच्छा कार्य करना है, आपको पहला क्या चाहिए? साइंस और टेक ही चाहिए। बिना उसके वर्तमान समय में सारे विकास कार्य क्या हैं? असंभव से हैं। जब यहां पर पहुंचे 1947 में, तो एक बात सामने आई कि बिना तकनीकी विकास के भारत का विकास असंभव है। भारत का विकास कहीं से हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात 47 की है। उस समय यदि अपन बात करें साइंस और टेक की, तो उस समय जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा मकान, तो उसकी जद्दोजहद में भारत लगा हुआ था। उस समय बंटवारा हो गया, कुछ लोग यहां आए, कुछ लोग यहां आए, कुछ लोग वहां गए। इसी संघर्ष में लंबा समय उसका चलता रहा। अब चूंकि हुआ इस समय ये कि इस समय विज्ञान तकनीकी आवश्यकता थी, तो अब कहां से तकनीकी लें? सीधी सी बात है, खुद के पास तकनीकी नहीं है तो दूसरे से आपको उधार ही लेनी पड़ेगी। अब जब उधार लेनी पड़ेगी तो उसके एवज में आपको एक मोटी राशि या मोटी रकम आपको देनी पड़ेगी, तब जाके सामने वाला आपको तकनीकी उधार देगा। अब चूंकि अपन बात करते हैं भारत जैसे देश की, मानसूनी देश है, पूरी जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। मानसून कब आएगा नहीं आएगा ये सैटेलाइट के माध्यम से पता होना चाहिए, तब जाके खरीफ की फसल में कुछ गुंजाइश होती है उत्पादन की। अब चूंकि सारी की सारी तकनीकी अपने पास नहीं थी, तो अपन यहां पे तकनीकी उधार लेना शुरू किया। जब तकनीकी उधार लेना शुरू किया तो यहां पे जो विदेशी थे या दूसरे देश जो थे, उनको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। यहां से भारत को नुकसान ज्यादा हो रहा था, चूंकि तकनीकी उनकी थी। देना नहीं देना, कब देना कब देंगे नहीं देंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं। चाइना से वॉर हुआ था, अपने को यूएसए सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से बताता था कि मानसून कब आएगा, कब आने वाला है। वो पिक्चर अपने को भेजा करता, टेलीकास्ट वहां से हुआ करता था। जब चाइना वॉर जब हुआ, तब यहां से पूछा गया कि भाई ये चाइना की आर्मी कहां पे आ गई है, क्या है, तो उस समय उसने पिक्चर देना बंद कर दिया। और परिणाम आपको पता है हुआ क्या था। उस समय जीपीएस सिस्टम था, जीआईएस सिस्टम था, कोई सिस्टम नहीं था, नेविगेशन की कोई चीज भी नहीं थी वहां पे। तो अधिकतर सोल्जर्स भटक गए, भूखे प्यासे मरे, लड़के तो कम मर पाए। उसके अलावा हथियार की समस्या, कपड़ों की समस्या, सामान्य कपड़े जूतों में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो समस्याएं बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब ये यहां पे समझ में आ गया भारतीयों को, यदि तकनीकी आपकी खुद की नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर समय बीतता गया, बात आती है 1958 1958 में बात आती है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी, एक उन्होंने अपना भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कुछ बिंदु गिनवाए।
तो उनका जो भाषण था, ये पूरा का पूरा भाषण साइंटिफिक अपन बोल सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। क्यों? क्योंकि इनका दृष्टिकोण भी पूरा का पूरा वैज्ञानिक था। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने जो भाषण वहां पे दिया, उस भाषण के कुछ बिंदुओं को आधार बनाकर 1958 में फर्स्ट साइंस पॉलिसी आई, जिन्होंने विज्ञान और तकनीकी के विकास को भारत में आगे बढ़ाना शुरू किया। तो ये एक आधारशिला, एक मील का पत्थर माना जाता है फर्स्ट साइंस पॉलिसी 1958। धीरे धीरे होते 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 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ साइंस पॉलिसी आती गई। तो वहां से होता 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 वर्तमान समय में अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। चूंकि आजादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, यूरोपियन देश, कुछ अमेरिकन देश, यहां पे हुआ कि इनको ये आजाद 16-17 सेंचुरी में हो चुके थे, तो उनको लगातार समय ज्यादा मिला और उन्होंने अपने ऊपर काम ज्यादा किया और ज्यादा उनको समस्याएं देखने को नहीं मिली। अब भारत की अपन जो बात करें, यहां पे समस्याएं ज्यादा देखने को मिली और आजादी के अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, तो इसलिए थोड़ा सा साइंस टेक में पीछे, हाँ मगर इतना पीछे भी नहीं है। तेजी के साथ अपन देखो, अपन तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगातार यहां पे रक्षा के लिए बजट बोले, चाहे अपन अनुसंधान रिसर्च के लिए बजट बोले, लगातार मिलता जा रहा और तेजी से भारतीय वैज्ञानिक भी विदेशों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। 58 की थोड़ी सी बात और बताता हूं, क्योंकि तकनीकी ऐसी होनी चाहिए। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जब साइंस पॉलिसी बताई तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिजिनस, खुद की देसी तकनीकी ऐसी अपन विकसित करें, या देसी साइंस और टेक ऐसा विकसित करें ताकि बाहर के लोग आकर्षित हों, तब तो आके वो इन्वेस्ट करेंगे, तब तो आके जीडीपी ग्रोथ करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि 5G के जमाने में आप 3G लेके घूम रहे हो, तो इस तकनीकी को कोई आपसे नहीं लेगा। तकनीकी सस्ती हो, बहुत बेसिक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। इसरो एक साथ 104 सैटेलाइट इसने छोड़े। डेवलप्ड कंट्री के लोग भी यहां पे आने लगे, क्योंकि सबसे सस्ते सैटेलाइट अपन छोड़ रहे हैं और सफलता की दर, सक्सेस की दर भी अच्छी खासी। तो तकनीकी ऐसी हो, उस समय बताया गया था, पॉलिसी में ही बताया गया, तकनीकी ऐसी हो ताकि बाहर के लोग इसमें आकर्षित हो, ताकि निवेश बढ़ेगा, तब जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो एक ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि साइंस और टेक का भारत में कैसा कैसा रहा। तो ये एंशिएंट पीरियड, ये मिडिवल पीरियड और ये था मॉडर्न पीरियड। यहां से होते होते 1958 की बात, फिर सेकंड साइंस पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी, आते 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 हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये था भारतीय संदर्भ में विज्ञान और तकनीकी का विकास।